नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा एक खास शो योर मनी लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि आप अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045200000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप यहां भी आकर हमें सवाल भेज सकते हैं और लाइव शोज के दौरान आप उन सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। तो आज आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी जी। विकास जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो पर जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमेशा से रहा है कि हम कॉलर्स के कॉल लेने से पहले चाहते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करें म्यूचुअल फंड को लेके, तो आज हम बात यहाँ पर बाजार की करेंगे। अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड जो है वो बाजार से ही ड्रिवन होता है, तो हम आज बाजार की बात करें कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हो या फिर भारत में आने वाले वेडिंग सीजन्स हो, इसको लेकर बाजार क्या सोच रहा है और किस तरीके से बाजार इस पर रिएक्ट कर रहा है। तो विकास जी, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है बेहद दुखद है ये, और इसका कोई अंत फिलहाल दिख नहीं रहा, लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसको देखते हुए बाजार पर क्या इंपैक्ट है, आने वाले दिनों पर क्या होगा और बाजार के साथ साथ म्यूचुअल फंड पर इसका क्या इफेक्ट दिखेगा? स्मिता जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो ये ग्लोबल अनसर्टिनिटी चल रही है उसका एक फियर तो आता है लोगों में। अभी आपके चैनल पे जो पहले वाला शो था कंज्यूमर अड्डा, तो अगर आप कोई न्यूज चैनल देखेंगे तो आपको डेफिनेटली गाजा पे और पैलेस्टाइन और ये सब जो इश्यूज चल रहे हैं वो देख के ऐसा लगता है कि सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए। फिर मैंने कंज्यूमर अड्डा का अभी आपका जो शो देखा और उसमें जैसे दिखा कि गाड़ियां इतनी ज्यादा जोरों शोरों से बिक रही हैं, इतनी लंबी वेटिंग है, तो लगता है कि सारे ऑटो स्टॉक खरीद लेने चाहिए या ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें ऑटो सेक्टर का एक्सपोजर हो। सो पॉइंट ये है कि डेफिनेटली कंसर्न जरूर है, लेकिन इंडिया के लिए अगर आप बात करते हैं और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बात करते हैं तो एक वेडिंग सीजन आ रहा है। जो आपका CAIT का डेटा है स्मिता जी, वो ये कहता है कि लगभग कुछ 35 से 36 लाख शादियां जो है अगले 1-1.5 महीने में होने वाली हैं। और इसमें जो ट्रेड होगा, जितना बिजनेस होगा, वो लगभग आपका 50 से 55 बिलियन डॉलर का हो सकता है, विच इज अ बिग मनी। और कुछ दिन पहले स्मिता जी, आपके चैनल के अनुज जी हैं, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में था, जिन्होंने बोला कि 16,000 करोड़ का SIP हो गया है और कैसे ये जर्नी बढ़ती जा रही है। तो दैट्स व्हाई मार्केट्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बोलेंगे तो कंसर्न जरूर है, लेकिन करेक्शन या क्रैश लैंडिंग का सिचुएशन नहीं लग रहा, बिकॉज इनफ्लोज भी बहुत अच्छे हैं। और हमारी इकोनॉमी अगर स्मिता जी देखेंगे तो 60% हमारी जो GDP है वो कंजम्पशन ड्रिवन जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं या कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं, कंजम्पशन ओरिएंटेड, उसके थ्रू होता है। तो विच मीन अ लार्जर बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन। रही बात एक्सपोर्ट्स की, वो डेफिनेटली श्रिंक हुए और मार्केट ने ऑलरेडी उस चीज को फैक्टर इन कर लिया है। सो निवेशकों को हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि एक साथ जोरों शोरों में ना करके आप उसको स्टैगर्ड मैनर में STP करिए या SIP करिए। बट दिवाली का जो सीजन आ रहा है उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी। और जैसे हमने बोला कि वेडिंग सीजन में ऐसा लग रहा है कि 50 से 55 बिलियन डॉलर का ट्रेड या बिजनेस हो सकता है, स्पेंडिंग हो सकती है, तो विच विल बेनिफिट मेनी कंपनीज एंड मेनी सेक्टर्स। तो कोई बहुत फियर नहीं है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बोलेंगे। चले, तो आपके लिए सब सुरक्षित है, आप अपना निवेश जो कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर निवेश को बढ़ाना है तो उसके लिए भी आपके लिए सब कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए और करिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बाजार जो है वो भारत के अगर आप अनुसार से देखेंगे, भारत की तरफ से देखेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छी स्थिति में। अब क्योंकि कॉलर्स के कॉल लेने का समय आ गया तो सबसे पहले कॉलर हमारे साथ मयंक मिश्रा जुड़ चुके हैं उड़ीसा से। मयंक, बताएं क्या कुछ है आपका सवाल? जी, मैंने जो पोर्टफोलियो भेजी है मैम, आपके पास है ना? जी जी, उसमें मैं वो जानना चाहता था कि जो स्कीम्स मैंने ली हैं उस पर कुछ चेंजेस मेरे को करना है, और या मेरे को कुछ एडअप करना है या स्टेप अप करने की जरूरत है अभी। जो मेरा लक्ष्य है 3 करोड़ का कॉर्पस बनाने का इन 15 to 20 ईयर, उसके लिए। ठीक है,
तो मयंक जी यहाँ पर देखिए, विकास जी ये 20,000 का निवेश करते हैं एसआईपी के थ्रू, जिसमें 12 लाख की वैल्यू अब तक इनकी पोर्टफोलियो की हो चुकी है और 20 साल में 3 करोड़ का टारगेट है, जैसा कि इन्होंने बताया भी अभी। और किस फंड से निकलूं, किस में रहूं, इसको लेकर थोड़े से कंफ्यूज हैं। पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं। पोर्टफोलियो में पढ़ के इनका बता देती हूँ। एबीएलएस फ्लेक्सी कैप फंड इनके पास है, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड इनके पास है, कोटक का इक्विटी ऑप्स फंड इनके पास है, आईसीसी प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड इनके पास है, एसबीआई का ब्लू चिप फंड है, कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड है, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है, निपॉन इंडिया का पावर एंड इंफ्रा है। 1,000, 1,000, 4,000, 3,000, 5,000 इस तरीके से इन्होंने एलोकेशन जो है वो कर रखा है। इसके अलावा एनपीएस में भी आप देखेंगे तो मंथली ये 6700 रुपए का निवेश करते हैं और एनपीएस में सालाना ये 50,000 का निवेश जो है एक और। तो ये अच्छा खासा एक निवेश इनका हम कहेंगे। प्लानिंग तो इन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है 20,000 रुपयों की, लेकिन फिर भी क्या ये अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे विकास जी? मयंक जी बहुत बहुत बधाई, आपके फंड सिलेक्शन अच्छी है और इसमें बहुत ही आइडियल मिक्स मुझे लगा आपके फंड्स का। सिर्फ एक छोटी सी जो चेंज है वो ये है कि आप अपना जो निपॉन पावर का जो फंड है वो आप अपना निपॉन मल्टी कैप फंड में स्विच कर दीजिए और उसमें ही आपको आपके जो दूसरे फंड्स है उसमें आपको पावर कंपनीज या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का एक्सपोजर बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। तो आपकी यहाँ से लिस्ट लंबी नहीं होनी चाहिए, इतनी लिस्ट काफी है। खाली एक ये चेंज आपको मैं बोलूंगा कि आप ये कर दीजिए। जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, आप 20,000 का जो एसआईपी कर रहे हैं ये लगभग 2 करोड़ का कॉर्पस आपका बन जाएगा और मैंने 12% पे कैलकुलेशन किया। अगर पोर्टफोलियो 15 से बढ़ता है तो और भी अमाउंट हो जाएगा। बाकी आपका जो लमसम 12 लाख है ये भी 1 करोड़ 15 लाख या 20 लाख के आसपास हो सकता है और आपका जो डेट वाला है वो भी 35 से 40 लाख के आसपास बन जाएगा। तो कंफर्टेबली आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। चलिए, तो आपका जो निवेश है वो काफी अच्छा है मयंक जी। जैसा कि बताया विकास जी ने, 20,000 का जो आपका निवेश है उसके हिसाब से 20 साल में आपके 2 करोड़ रुपए ही बन रहे हैं। तो जो शॉर्टफॉल है उसके लिए आप एसआईपी को अपनी बढ़ाइए। एक मुश्त निवेश में 20 साल में आपको 1 करोड़ 15 लाख के आसपास का कॉर्पस आपका बनेगा। मौजूदा निवेश से 20 साल में 3 करोड़ का जो लक्ष्य है वो संभव हो सकता है, जैसा कि विकास जी ने बताया है। निपॉन पावर एंड इंफ्रा से आपको निकलने की सलाह दी गई है। निपॉन मल्टी कैप में इसको आप मर्ज कर सकते हैं। बाकी पोर्टफोलियो के आपके फंड का जो सिलेक्शन है वो काफी अच्छा है, जैसा कि बताया विकास जी ने। अब चलिए अगले कॉलर सुनील इस वक्त हमारे साथ है जयपुर से। सुनील पूछिए, क्या कुछ है आपका सवाल? हेलो जी सुनील पूछिए, क्या कुछ है आपका सवाल? जी मैम, मैंने मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें 25,000 रुपए की एसआईपी है ना। उनकी डिटेल मैंने आपको भेजी थी जी, ठीक है। तो 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। ठीक है, तो सुनील जी का 25,000 की एसआईपी है। पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 7 लाख रुपए हो चुकी है। 15 साल में 5 करोड़ का इनका टारगेट है और रेव्यू चाहते हैं। तो इनका पोर्टफोलियो जो है अगर आप देखेंगे तो निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा इनके पास है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इनके पास है, निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड इन्होंने ले रखा है, एबीएलएस का डिजिटल फंड इनके पास है। 10,000, 5,000 ऐसे एलोकेशन इन्होंने कर रखा है। जो निपॉन का फंड हाउस है उससे लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार है विकास जी इन्हें। फिर भी क्या रहेगी आपकी सलाह इनको? जी आपने बिल्कुल सही बोला स्मिता। इनको सुनील जी थोड़ा सा आप सिंगल फंड हाउस का रिस्क ना लेके उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए और स्पेशली जैसे मैंने पहले भी एक क्वेरी आई थी उसमें यही बोला था कि आपका निपॉन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो आपके केस में आप उसको क्लोज कर दीजिए। जितना इन्वेस्ट किया है अभी बने रहिए, बट फ्रेश एसआईपी ना करिए उसमें। आपका जो आदित्य बिरला डिजिटल फंड है उसको आप आदित्य बिरला जेन नेक्स्ट फंड करके है, वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, तो उसमें आप स्विच कर सकते हैं। अगेन जो आपने डिजिटल में जितना इन्वेस्ट किया उसमें बने रहिए और जब ये सेक्टर अच्छा करने लग जाएगा आईटी सेक्टर तो आप उसको फिर मर्ज कर सकते हैं, स्विच आउट कर सकते हैं। आप नए फंड हाउसेस को भी ऐड करिए। जैसे एसबीआई अगर आप ऐड करते हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ऐड कर दीजिए। बजाज ने अभी एक फंड लॉन्च किया, उनका पहला फंड है एंड दे आर डूइंग रियली गुड। तो आप बजाज फ्लेक्सी कैप फंड कर सकते हैं और मेरे एसेट का मल्टी कैप फंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 4 से 5 फंड आपके हो जाएंगे तो एक आइडियल सिचुएशन रहेगी। सिंगल फंड हाउस रिस्क ना ले तो बेटर है और स्पेशली जो आपने थीमेटिक फंड लिया हुआ है पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको आप अभी फिलहाल बंद करिए और डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेके चलिए। जहां तक आपका टारगेट है सर, आपने 5 करोड़ का टारगेट जो बोला है 15 साल में, वो बहुत ही अग्रेसिव टारगेट है।
मौजूदा स्थिति में यदि आप 25,000 का सिप करते हैं तो आपको कम से कम 20 या 22 साल लगेंगे उसको 5 करोड़ बनाने में, 15 में तो नहीं बन पाएगा। और यदि 15 में ही अगर आपको अचीव करना है तो फिर आपको सिप लगभग 65,000 तक की करनी पड़ेगी। तो वो आप अपना एक बैलेंस स्ट्राइक करिए, या जब जब आपके इनफ्लोज बढ़ते हैं आप अपने एसआईपी को स्टेप अप करिए। जी, तो बहुत जरूरी है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आप अपने एसआईपी को बढ़ाते रहिए। अगर आप एसआईपी को बढ़ाएंगे तो 20 से 22 साल में जो आपका टारगेट है उससे आप अचीव कर लेंगे। और लक्ष्य के लिए आपको 65,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा लक्ष्य है तो बड़ी एसआईपी की भी जरूरत पड़ेगी। बहरहाल निपॉन पावर एंड इंफ्रा से निकलने की सलाह आपको दी गई है। इसके अलावा एबीएसएल डिजिटल इंडिया से एबीएसएल जेन नेक्स्ट में आप निवेश कर सकते हैं, ये आपको सलाह है। और जो फंड की सलाह दी गई है विकास जी की तरफ से, उसमें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, मिराय एसेट मल्टी कैप फंड है, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, ये 3 फंड्स हैं आपको ये दिए गए हैं सलाह के तौर पर, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल विकास जी मेरी तरफ से रहेगा आपका, क्योंकि ना सिर्फ सुनील जी बल्कि ऐसे कई पोर्टफोलियो हमारे पास आते हैं जिसमें फंड हाउसेस के बहुत सारे रिपीटेशन हम देखते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कोई एक हाउस जब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो जिसको कम हम कह सकते हैं कि उतनी समझ नहीं होती है म्यूचुअल फंड की, किसी से सुन लिया कि ये फंड हाउस बहुत अच्छा कर रहा है तो वो सोचते हैं कि सारे उसी के जितने भी अलग अलग हैं फंड्स हम ले लें, मतलब मिड कैप में, स्मॉल कैप में, मल्टी कैप में। ऐसे लोगों को क्या सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल सही आपने बोला कि, और ये बहुत रेपीटेड हमें इस तरह की एग्जांपल्स मिलती है कि जब सिंगल फंड हाउस में ही या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि उन्होंने शुरुआत किया किसी एक पर्टिकुलर फंड से और उसी के ही हर एक फंड ले लिए, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो फंड हाउस खराब है या कुछ ऐसा है, लेकिन एक थंब रूल होता है कि आप अपना, क्योंकि हर एक फंड मैनेजर की अपनी एक एक्सपर्टीज है, तो हो सकता है किसी एक फंड हाउस में एक फंड मैनेजर लार्ज कैप फंड के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे फंड मैनेजर किसी थीमेटिक प्ले को अच्छा करते हैं, या कोई फंड मैनेजर है उनकी मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप में बहुत अच्छी पकड़ है। तो आपको हर तरीके से, हर तरह से वो लेना चाहिए कि हर एक फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज को लिया जाए। तो फिर सिंगल फंड हाउस में या सिंगल फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट रह के सारी मनी वहां पे इन्वेस्ट करना, इट्स नॉट अ राइट अप्रोच। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप 3 या 4 फंड हाउसेस के साथ वो अपना इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है उसको बिल्ड करें। जी, तो डाइवर्सिफाई रहना बहुत ज़रूरी होता है म्यूचुअल फंड में। अगर आप देखेंगे तो डाइवर्सिफाई होने के लिए ज़रूरी है कि आप अलग अलग फंड हाउसेज में इन्वेस्टमेंट करें। चलिए अब दूसरे कॉलर हमारे साथ राजेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं नैनीताल से। राजेंद्र जी बताएं क्या कुछ है आपका सवाल? नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपसे ऑलरेडी शेयर करा हुआ है जी। तो मेरा टारगेट एज सच कुछ नहीं है, बट ये है कि वेल्थ क्रिएट करना था मुझे लॉन्ग टर्म में। तो कोई टारगेट फिक्स नहीं है, मतलब मेरा ये था कि इन्वेस्ट करूं मार्केट में और उसके लिए मैंने फंड चूज करे। ये था कि वेल्थ क्रिएट होगा तो टारगेट अपने आप ही होते जाएंगे जो भी आगे आएंगे फ्यूचर में, मतलब कि फाइनेंस की कोई इशू ना हो लाइफ में। तो उसको मद्देनजर रख के मैंने ये 8 फंड्स में निवेश करा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये फंड्स क्या ठीक हैं सारे फंड्स, और इसमें मैं स्टेप अप भी करूंगा, हर साल जो है 10% से मैं इनको बढ़ाऊंगा। मतलब ये जो चल रहा है अभी 33,000 का है मंथली, जो 8 फंड में डाइवर्सिफाइड है। तो अब इसमें कोई वो तो नहीं है कि एक्स्ट्रा मतलब ओवरलैप तो नहीं हो रहा है कुछ, या फिर टू मेनी फंड्स तो नहीं, ये पूछिए। ओके, तो राजेंद्र जी ने यहाँ पर जिस तरीके से बात की है विकास जी, ये बात बिल्कुल वैसी ही हो गई कि मैं मंदिर जाऊंगा लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा, भगवान को पता होता है मुझे देना क्या है। कई लोग होते हैं जो मंदिर इसलिए जाते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ मन्नत मांगी रहती है। इनको मन्नत नहीं मांगनी, इनको पता है कि भगवान इनको दे देंगे अगर ये अच्छा खासा निवेश करेंगे, तो टारगेट अपने आप बन ही जाएगा जो भी बनना हो। तो कॉर्पस को लेके बेसिकली इनको जानना है। 35 साल की इनकी उम्र है, लेकिन उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मंथली निवेश इनका अच्छा खासा है। 34,000 के एसआईपी करते हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 6.5 लाख रुपए हो चुकी है। लंबी अवधि के लिए वेल्थ क्रिएशन, जैसा कि इन्होंने बताया भी, और 25 से 30 साल के लिए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लान है इनका, और इनके पास जो फंड्स हैं उसमें है कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड, कोटक एमर्जी इक्विटी फंड 5500, 5000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है 5000 का, एचडीएफसी डिफेंस फंड है इनके पास 5000 का, एक्सिस ग्रोथ ऑप्स फंड है 3000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है 3000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है 3000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड इनके पास है 4500 रुपए। फंड इन्होंने अच्छे चुने हैं लेकिन कुछ ज्यादा ही चुने हैं। बाकी आपकी क्या सलाह रहेगी इन्हें? तो राजेंद्र जी, जैसा स्मिता जी बोल रही थी, तो प्रसाद में आपको अगर आप ये कंटिन्यू रखते हैं 34,000 प्लस आपका लमसम,
तो रफली 7.5 करोड़ का प्रसाद आपको मिल सकता है या कॉर्पस बन सकता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। बट आपके फंड्स, क्योंकि लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कट डाउन कीजिए। और दूसरा, जो आपने खुद से ही बोला कि मेरा कोई ओवरलैप तो नहीं है, सी ओवरलैप क्या होता है कि अगर आपका जो ये स्मॉल कैप जो सेगमेंट है उसमें आपका एक्सपोजर थोड़ा सा अधिक है, बिकॉज 3-4 फंड में आपने एक्सपोजर लिया हुआ है, प्लस आपके दूसरे जो डाइवर्सिफाइड फंड है उसमें भी स्मॉल कैप फंड का थोड़ा एक्सपोजर रहेगा। अब पिछले कुछ 1-2 साल में जो एक बुल रन आया उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा किया है, बट ये थोड़ा कंसोलिडेशन की तरफ भी जा सकता है। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप को अभी फिलहाल बंद कर दीजिए और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप को बंद करके वो अमाउंट अपना कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड में कर दीजिए। और दूसरा जो आपका एक्सिस स्मॉल कैप है वो आप अपना एक्सिस ग्रोथ फंड में स्विच कर सकते हैं, प्लस पराग पारिक में स्विच कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप उसमें डिवाइड करके उसमें कर दीजिए, तो क्या है कि आपका एक तो फंड कम हो जाएंगे, प्लस आपका एक्सपोजर टूवर्ड स्मॉल कैप बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज मार्केट की परिस्थितियां बदलती हैं। और यदि किसी वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में प्रेशर आया तो आपका पोर्टफोलियो फिर परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और मार्केट के अनुसार वो नहीं रहेगा। सो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 1-2 साल के लिए बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दे। तो इसलिए बेटर यही है कि स्मॉल कैप को थोड़ा सा कट डाउन करिए। ठीक है, तो राजेंद्र जी, आपको 25 साल में 7.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनेगा, भगवान आप पर मेहरबान है। लेकिन आप जो कंटिन्यूटी है आपकी ये बनी रहनी चाहिए। पोर्टफोलियो आपका काफी एग्रेसिव है, स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम है जैसा कि आपको उन्होंने बताया विकास जी ने, और एक्सिस स्मॉल कैप से पराग पारिक में से आप स्विच कर सकते हैं और कैनरा रोबेको से कैनरा रोबेको इमर्जिंग में आप इसको स्विच कर सकते हैं। सालाना एसआईपी में स्टेप अप की सलाह, जो कि एक बेहतरीन सलाह होती है। और इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकेंगे लेकिन जल्द होंगे हाजिर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये शो, जहां हम देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। और आज आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विकास पुरी जी। तो चलिए अब अगले कॉलर की तरफ भी चलते हैं, क्या कुछ सवाल है इनका जान लेते हैं। अजय जी बताएं, झारखंड से इन्होंने फोन किया है हमें। अजय जी, क्या कुछ सवाल है आपका? हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरा एसआईपी चल रहा है 2.35 लाख पर मंथ का। मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको शेयर किया हुआ है, और इसके अलावा कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट भी है मेरा, और पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट है, जीपीएफ में भी है, डायरेक्ट स्टॉक्स में भी है। ओके। और मेरा एम है मैम 4 साल में बच्चे के लिए 1 CR का, और आफ्टर 10 to 12 ईयर रिटायरमेंट का प्लानिंग है। तो रिटायरमेंट में मैम 15 CR का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पोर्टफोलियो देख करके बताया जाए कि वो कैसा है, कुछ सुधार की चेंज करने की जरूरत है या ठीक है? जी बिल्कुल, आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू इतनी हो चुकी है जितना लोग टारगेट सेट करते हैं, लेकिन फिर भी बताया जाएगा आपको। तो मौजूदा निवेश जो है वो 2,35,000 का है इनका। विकास जी, अच्छा खासा निवेश एसआईपी के जरिए करते हैं अजय जी, ऐसे बड़े कम एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो अभी से 2,75,00,000 हो चुका है, और 4 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 करोड़ का इनका लक्ष्य है, 12 साल में रिटायरमेंट के लिए 15 करोड़ का लक्ष्य है। पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं ये, तो जो इनके अन्य निवेश है उससे शुरू करते हैं। तो एक मुश्त निवेश इन्होंने 1,23,00,000 का कर रखा है। स्टॉक्स में भी 1,15,00,000 लगा रखे हैं, पीपीएफ में 35,00,000 है, जीपीएफ में 50,00,000 है। हर जगह लक्ष्मी लक्ष्मी है इनके पास। उसके अलावा इनकी जो पोर्टफोलियो है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है इनके पास, 20,000 की एसआईपी इसमें इन्होंने कर रखी है। मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, मिराय एसेट लार्ज कैप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इसमें अगर आप देखेंगे 17,500, 15,000, मतलब अच्छा खासा एलोकेशन आपको हर एक फंड में दिखेगा। एचडीएफसी इंडेक्स फंड इनके पास है, एसएनपी बीएसई, एचएसबीसी का मिड कैप फंड इनके पास है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, एसबी कॉन्ट्रा फंड है। 90,000, 40,000, 20,000, 10,000 क्या ही कहने इनके फंड्स में जो एलोकेशन इन्होंने कर रखा है। इसके अलावा जो एक मुश्त निवेश इनके पास है वो आईसीसी प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड में है 23 लाख रुपयों का, आईसीसी प्रू इंडिया ऑप्स फंड में है 40 लाख रुपयों का, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 23 लाख रुपयों का है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांस फंड है इनके पास 10 लाख रुपयों का, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड इनके पास 9 लाख रुपयों का है, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड इनके पास 6.5 लाख रुपयों का है, टाटा बिजनेस साइकिल फंड इनके पास 7 लाख रुपयों का है, क्वांट स्मॉल कैप फंड इनके पास 5 लाख रुपयों का है। तो कुल मिलाकर एक भारी भरकम हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। लेकिन फिर भी ये तारीफ करनी पड़ेगी कि अभी भी इन्होंने एक टारगेट सेट रखा है और आगे को लेकर काफी सारे इनकी उम्मीदें और आशान्वित भी हैं। क्या कुछ रहेगी इन्हें सलाह आपकी विकास जी? अजय जी, जहां तक आपके लक्ष्य की बात है तो लक्ष्य तो पूरा हो जाएगा, बिकॉज आपका कॉर्पस ऑलरेडी इतना बड़ा है
तो आपका जो 4 साल का बाद का टारगेट और रिटायरमेंट वाला वो तो हो जाएगा कंप्लीट। जो ऑब्जर्वेशन आपके पोर्टफोलियो को देखकर मुझे भी वो ये है कि अजय जी, जो आपकी SIPs है ना 2.35 लाख की, उसमें स्ट्रेट में 45% एक्सपोजर आपका स्मॉल कैप फंड्स में जा रहा है, प्लस आपके फ्लेक्सी कैप फंड्स है तो उसमें भी स्मॉल कैप का एक्सपोजर है। तो आपकी जो SIP है मोर देन 50%, ऑलमोस्ट 50% के ऊपर जो आपका है मंथली एक्सपोजर स्मॉल कैप में जा रहा है। नाउ आप थोड़ा लकी रहे हैं कि पिछले 2 साल में या 1.5-2 साल में स्मॉल कैप और मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमें ये देखना है कि आगे का आउटलुक क्या है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्मॉल कैप आगे खराब करेंगे या ये करेंगे, बट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पे आपका पोर्टफोलियो आ रहा है, तो आपको इस समय स्मॉल कैप को कट डाउन करने की जरूरत है। आपकी जो लिस्ट है वो भी बहुत लंबी है, 17-18 फंड्स मैनेज करना बहुत टफ होता है और पोर्टफोलियो का यील्ड गिर जाता है कई बार। अब जैसे आपका एक निपॉन का स्मॉल कैप फंड है, उसने फंड ने बहुत अच्छा किया और ये फंड अच्छा है, मतलब अभी भी रिकमेंड करते हैं, तो हम इससे निकलने की सलाह नहीं देंगे, बट आपका सिंगल फंड में ही 90,000 का SIP जा रहा है, विच इज अगेंस्ट द थंब रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। सो आपको मैं 17 में से 8 फंड दूंगा। ये 8 फंड आपका पूरा मार्केट का यूनिवर्स कैप्चर करके रखेंगे। यदि आप अपने 17 फंड के पोर्टफोलियो के अंडरलाइंग एसेट्स को पढ़ेंगे या स्टॉक्स को पढ़ेंगे, तो सब एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर रहे होंगे। उस ओवरलैप को कम करने के लिए आपको मैं 8 फंड जो अभी रीड आउट करूंगा, ये फंड्स में आप अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए। आगे जो SIPs है उसको स्टॉप करके ये वाले फंड्स में आप अपना इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आगे चलते जाइए। तो उसमें जो 8 फंड मैं आपको बोलूंगा, एक आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आप कंटिन्यू करिए, ICICI इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड लमसम जो है उसी में ही आगे सिप कंटिन्यू करिए, SBI फोकस्ड को आप कंटिन्यू करिए, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है उसको आप कंटिन्यू करिए, अब उन्होंने अपना लिमिट भी बढ़ा दिया मंथली। निपॉन स्मॉल कैप को आप कंटिन्यू करिए, HSBC मिड कैप को कंटिन्यू करिए, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी को। सो ये 7 से 8 फंड जो आपके मैंने अभी रीड आउट किए हैं, आपके ये 17 फंड में जितना भी आपको मार्केट का एक्सपोजर मिल रहा है वो यही एक्सपोजर आपको ये 8 फंड में मिल जाएगा। जी, तो बस जो बताया है विकास जी ने, ये 8 फंड उन्होंने आपको पढ़ के भी बता दिया। इन तमाम फंड्स में आप निवेश करिए, जो फंड्स हैं उनसे आप निकलिए, क्योंकि जो एक्सपोजर है स्मॉल कैप में 45% का एक्सपोजर है, इसे कम करने की ज़रूरत है। बाकी तो आपके लिए क्या ही कहने, आप बड़े आराम से अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। चलिए, इसी के साथ अब शो में वक्त हो गया है टॉप 4 फंड्स का। तो आज के लिए आपके टॉप 4 फंड्स क्या कुछ हैं विकास जी? तो स्मिता जी, जो लोग नया शुरू कर रहे हैं, करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए हम 4 फंड बोलेंगे। SBI कॉन्ट्रा फंड, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट मल्टी कैप फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये 4 फंड का अगर पोर्टफोलियो बनाएंगे तो जैसा मैंने पहले बोला कि मार्केट का ओवरऑल यूनिवर्स जो है उसमें एक्सपोजर मिल जाएगा इन्वेस्टर्स को और एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। चले, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न के साथ आप बिल्कुल आगे बढ़िए। बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड है, मिराई एसेट मल्टी कैप फंड है, SBI कॉन्ट्रा फंड है और साथ ही कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड है। अगर आप नए हैं तो भी, अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप अपने हिसाब से इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और शामिल करके खूब मुनाफा म्यूचुअल फंड के जरिए कमा सकते हैं। इसी के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए विकास जी आपका। और योर मनी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।